नमस्कार। आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महिला एवं बाल अपराध की जो विशेष श्रृंखला चल रही थी, जिससे संबंधित बाल अपराध से जुड़े जितने भी कानून और अधिनियम वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। महिलाओं से जुड़े जो कानूनी प्रावधान है, एक्ट है, उनसे संबंधित होने वाले जो अपराध है, उनकी सीरीज में आज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जहां पर आप इनको देखते जाइएगा। ये पूरी की पूरी चीज़ अपन इनको कंप्लीट क्लियर करेंगे और इनको समझना भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आज की क्लास के अंदर अपन जो पाठ शुरू कर रहे हैं वो अपना पाठ रहेगा महिलाओं से संबंधित अपराध। एक तो इनसे संबंधित अपराध, इनसे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान के बाद इनसे संबंधित जितने भी एक्ट हैं उन एक्ट के बारे में, इनसे जुड़े अन्य जितने भी तथ्य हैं, अन्य तथ्य, इनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उन अपराध के बारे में, क्योंकि अपराध किसे कहते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवा दिया था। इनके साथ में यहाँ तक भी अपन ने कंप्लीट किया था कि ये जो श्रेणियाँ हैं अपराध की, एनसीआर भी इनको कंट्रोल करती है, दिल्ली में उसका कार्यालय है, उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। फिर आईपीसी के बारे में पढ़ा था कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड क्या है, सीआरपीसी के बारे में भी पढ़ा था। वो कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको दी थी। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित इतिहास की बात करें, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन सबसे पहले समझेंगे। ये आपराधिक मामले किस प्रकार से बढ़े हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महिलाओं से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप देखिए कि किस प्रकार से इन अपराधों का जो बोलबाला है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसके कई प्रकार के कारण रहेंगे। कारण यदि देखें अपन, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के अंदर जाकर के अपन यदि बातचीत करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बातचीत करते हैं। भारतीय इतिहास यहाँ से शुरू हुआ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इस कालक्रम में आपने पढ़ा होगा कि मातृ शक्ति की ही पूजा की जाती थी। मातृ सत्तात्मक वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि मातृ शक्ति के अंदर उनकी कितनी आस्था थी, कितनी वो श्रेष्ठ थी, कितना इनको मान सम्मान था। पूरी की पूरी वो सभ्यता मातृ सत्ता को लेकर के अधिक प्रचलित थी। इसका अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो थी ये मातृ सत्तात्मक थी। मातृ सत्तात्मक, इसका अर्थ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितनी भी मूर्तियां मिली है, मातृ देवी की मूर्तियां वहां पर प्राप्त हुई है। तो इनसे ये स्पष्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम भी भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ माना जाता है। अति महत्वपूर्ण कालक्रम था भारतीय इतिहास के अंदर। उसके बाद में अपन यदि बातचीत करें वैदिक सभ्यता की या वैदिक कालक्रम की, तो वैदिक कालक्रम के अंदर भी बातचीत करें तो नारी की स्थिति श्रेष्ठ थी। नारी की स्थिति श्रेष्ठ थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में भी श्रेष्ठ थी। श्रेष्ठ इसलिए थी कि इस कालक्रम के अंदर महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस कालक्रम के अंदर महिलाएं वाद विवाद के अंदर भाग ले सकती थी। इस कालक्रम में कई प्रकार की विदुषी महिलाएं भी हुई, और उन विदुषी महिलाओं का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो अति महत्वपूर्ण उनका इतिहास है। विदुषी महिलाएं, और उन विदुषी महिलाओं के अंदर यदि नाम आपने सुने होंगे तो लोपा है, मैत्रेयी है, गार्गी है। ये कुछ इस प्रकार की महिलाएं हैं जो इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपन यदि बातचीत करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बात करें तो मातृ सत्तात्मक वो कालक्रम था।
मातृ देवी की मूर्तियां वहां से खूब मिली थी। वैदिक कालक्रम की बातचीत करें तो महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शिक्षा में, वाद विवाद में भाग लेती थी। विदुषी महिलाएं जिसमें लोपा, मैत्रेयी, गार्गी, ये महिलाएं भी इस कालक्रम के अंदर भाग लेती थी। आगे देखिए, और भी इस वैदिक सभ्यता के अंदर देखें तो उस कालक्रम के अंदर एक विशेष प्रकार की एक नारा चलता था, एक प्रथा चलता था। तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। इसका अर्थ होता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कितनी स्पष्ट थी। प्राचीन कालक्रम को देखा जाए तो सीधे कह सकते हैं प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी, कोई रोकने वाला नहीं था। तो आप भारतीय इतिहास को उठा करके देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के आज दिन तक का, तो शुरुआत के अंदर महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ मानी जाती थी। उसके बाद में मौर्य काल आया। मौर्य काल की बातचीत करें अपन तो मौर्य काल के अंदर भी महिलाएं गुप्तचरों के रूप में नियुक्त होती थी। गुप्तचरों के रूप में नियुक्त होती थी। और भी देखें तो राजा के अंगरक्षक के रूप में कार्य करती थी, अंगरक्षक के रूप में नियुक्त होती थी। तो मौर्य काल में भी महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी। लेकिन बाद में अपन पढ़ते इतिहास के अंदर मौर्य उत्तर काल, यानी अंत का जो काल है, यहां पर महिला की स्थिति में गिरावट हुई। इस कालक्रम के बाद महिलाओं की जो स्थिति है वो डाउन होने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ थी, वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी। उस कालक्रम के अंदर महिलाओं का मान सम्मान था, महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वाद विवाद में भाग ले सकती थी। विदुषी महिलाएं, ज्ञानी महिलाएं भी उस कालक्रम के अंदर हुई, उनके बारे में समझ सकते हैं। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये इस प्रकार की कुप्रथाएं उस टाइम में नहीं थी। विधवा को विवाह करने की अनुमति थी उस कालक्रम के अंदर। यानी श्रेष्ठ महिलाओं की स्थिति अपन मान सकते हैं। आज के टाइम में जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो हाथरस कांड है, निर्भया कांड है, बारावाड़ा राजस्थान का कांड है, इस प्रकार के घटनाक्रम ने हुई। हाल में बाड़मेर वाला जो कांड हुआ है, इस प्रकार के घटनाक्रम पहले नहीं होते थे। नारी का मान सम्मान था, स्थिति श्रेष्ठ थी, तब जाकर के इतिहास के पन्नों में ये चीजें लिखी जाती थी। पूछा जाए महिलाओं की स्थिति में गिरावट कब आई? उत्तर काल में, मौर्य उत्तर काल में। मौर्यों का जो काल समाप्त हो जाता है उसके बाद में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और भी देखें इसके अंदर आगे अपन पढ़ें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें। मध्यकालीन भारत की बातचीत करें, मध्यकालीन भारत की बातचीत करेंगे तो यहां पर मुस्लिम आक्रमणकारी आ गई। मुस्लिम आक्रमणकारी आए हुए तो इसका नतीजा क्या हुआ? अपन ने महिलाओं को उनसे सुरक्षित रखने के लिए पर्दा में रखना शुरू किया। महिलाएं सती होने लगी तो ये सती प्रथा यहाँ से पनपी। पर्दा प्रथा भी इनके कारण पनपी। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, शिक्षा की क्षेत्र में गिरावट आई। महिलाओं को यहाँ पर कन्या वध का मामला बढ़ा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर अब राजा महाराजाओं को युद्ध लड़ने पड़ते थे। तो इन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की पूरी ये परंपराएं हैं ये प्रचलित की। जितनी भी कुप्रथाएं आई ये इनके काल में आई। उसके जस्ट बाद में मुगल काल आया तो मुगल काल के अंदर भी ये स्थिति सेम जारी रही। उसके बाद में आज़ादी के टाइम की स्थिति देखें तो आज़ादी की स्थिति में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। महिलाओं ने पुरुषों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब आप देखो, बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी आज के दिन में नारी परेशान है, नारी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, गलत व्यवहार हो रहे हैं। और आज़ादी से लेकर के वर्तमान की कंडीशन देखें, वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में इतने कानून होने के बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
और उनको विभिन्न प्रकार के अपराधों से ग्रसित होना पड़ता है, उनको प्रतिपादित होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि उठा करके देखें तो वैदिक सभ्यता के काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में नारियों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी, मौर्य काल के अंदर महिलाओं की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन उत्तर मौर्य काल के बाद में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। मध्यकालीन भारत के ऊपर जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ने लगे तो यहाँ पर महिला की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई। राजा महाराजा युद्ध के अंदर रहते थे, लड़ने के अंदर, और हमेशा ये डर बना रहता था यदि दुश्मन की जीत हुई तो महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, उनको पता नहीं किस प्रकार की उनके साथ हरकतें की जाती थी विभिन्न प्रकार की, और वो किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की कुछ कुप्रथाओं ने अपनी समाज के अंदर जगह बना ली, और वो कुप्रथाएं आज के दिन में सिर दर्द बनी हुई है, समाज के लिए इतनी घातक सिद्ध हो रही है कि अब उनके लिए धीरे धीरे वो समाज से बाहर करने की, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ा करके दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इन पूरे अपराधों को रोकने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, कारण कि इन अपराधों को कम से कम किया जाए, इनको रोकने के लिए इतने कठोर कानून बनाए जाए ताकि डर और भय पैदा रहे और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए ये इनकी पृष्ठभूमि थी। कुछ अपन आगे के लिए अभी जो एक्ट है वो शुरू करेंगे। आगे देखिए, महिलाओं से जुड़े कुछ अधिनियम पढ़ेंगे, जो अधिनियम पढ़ने भी अपने को जरूरी है, जिसके अंदर फर्स्ट अधिनियम अपन पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। याद रखना, मैं उतनी ही बात पढ़ाऊंगा आपको जितनी बात आपके लिए जरूरी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948। ये अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम की एक ही बात याद रखना है, पुरुष व महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव नहीं हो, ये बातचीत करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया और ये अधिनियम कहता है कि महिला और पुरुष की मजदूरी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड अपन एक्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कारखाना अधिनियम। मैं जितनी बातें होगी उतनी ही बताऊंगा आपको, टाइम वेस्टेज नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर अब आपके लिए टाइम बहुत कम रहा है। और तीसरा एक अधिनियम और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है खान अधिनियम। खान अधिनियम 1952। याद रखना, इन दोनों अधिनियम के अंदर महिला के सुरक्षा और उनके कल्याण की बात कही गई है। ये एक्ट कहते हैं कि कारखाना और खान अधिनियम में महिलाओं की किस प्रकार से सुरक्षा और उनके कल्याण और हित की बात की जाए, उनकी बात की जाती है इस एक्ट के दौरान। ये एक्ट एक बात और कहता है, ये दोनों एक्ट कहते हैं शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। याद रखना, शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण लाइन है, किन अधिनियम के तहत है। तो आपको बताना है कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 के तहत ये बात कही गई है। शाम 7 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे के बीच महिलाओं को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है, खान और कारखानों से संबंधित। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया, कारखाना अधिनियम 1948 में आया,
खान अधिनियम 1952 में आया। इन फैक्टों को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। केवल आप इनको समझते जाइए, इनको क्लियर करते जाइए। प्रश्नोत्तरी में अपने आप हल कराऊंगा। महिला और बाल अपराध की जो 10 क्वेश्चन है 10 के 10 मजबूती के साथ मैं पूरे कराऊंगा, क्योंकि अब 3-4 वीडियो की बात रही है, फिर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक बार मैं और रिपीट करा दूंगा लास्ट में पूरी की पूरी। तो इन चीजों को आप देखते जाइए ताकि आपको फायदा होता रहेगा। अगला जो अपन एक्ट पढ़ेंगे वो एक्ट पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, याद रखना ये एक्ट। इसकी कुछ बातें, जितनी जरूरी बातें उतनी ही बताऊंगा, क्योंकि मेन एक्ट है 2013 वाला और 2005 वाला, और एक अनैतिक देह व्यापार वाला, तो वो एक्ट अपने लिए पढ़ने बहुत जरूरी है। वो बड़े एक्ट हैं। बाकी में जितनी जितनी बातें होगी उतनी ही बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़ना कोई इतना जरूरी नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर इनकी हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित कुछ बातें मैं आपको यहां पर क्लियर करवा दूं। 18 मई 1955 को लागू हुआ, 1955 को लागू, याद रखना एक बात ये। इसके अंदर धाराएं पूछे टोटल, इस एक्ट में धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं अभी वर्तमान में इसके अंदर 30 है। टोटल जो धाराएं हैं वो कितनी हैं, 30 धाराएं हैं। इन धाराओं के बारे में आपको याद करना है। ये हिंदू से संबंधित है। हिंदू विवाह में क्या होता है, हिंदू विवाह किसे माना जाता है, तो इसके अंदर आप चीज समझ सकते हैं। हिंदू धर्म में विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन माना जाता है, जिससे सृष्टि के अंदर तीसरा व्यक्ति आता है। तो इसके अंदर ये सीधा माना जाता है 2 आत्माओं का पवित्र बंधन, पवित्र बंधन हिंदू धर्म में विवाह को माना गया है। 2 आत्माओं का पवित्र बंधन माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप के अंदर। हिंदू विवाह की शर्तें क्या है, ये बहुत अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। शर्तों के अंदर ये रखा गया है, विवाहित जोड़े का पहले से कोई पति या पत्नी जीवित नहीं हो। यानी एक जो विवाह करने जो लड़का या लड़की जो आपस में आ रहे हैं, तो लड़की के पहले से किसी भी प्रकार का पति यानी विवाह हुआ पति जीवित नहीं होना चाहिए, और लड़का है तो उसकी कोई पत्नी पहले से जीवित नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कानूनन अपराध होगा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, और 7 वर्ष की सजा है, जुर्माने की बात कही गई है। सेकंड, सपिंड विवाह नहीं, सपिंड विवाह नहीं। सपिंड का अर्थ होता है कि एक ही गोत्र के अंदर विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, सपिंड विवाह नहीं होगा। ये हिंदू धर्म के अंदर स्पष्ट लिख रखा है, स विवाह ये नहीं होगा। फिर हिंदू धर्म में अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने जरूरी है। अग्नि के समक्ष 7 फेरे, 7 फेरे लेने के बाद में विवाह वो मान्य माना जाता है। और बाबूजी राठौड़ को मानने वाले जो लोग हैं वो 4 फेरे ही लेते हैं। तो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म के अंदर ये भी अनिवार्य कर रखा है। आयु निर्धारण भी कर रखी है, 21 वर्ष और 18 वर्ष ये भी तय कर रखा है। हिंदू धर्म में लड़का 21 का और लड़की है वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष की होनी चाहिए, तब जाकर के वो हिंदू विवाह सफल माना जाता है। और सबसे पहले विवाह की न्यूनतम आयु 21 और 18 तय करने वाला एक्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही था। लेकिन बाल विवाह अधिनियम जो शारदा एक्ट के नाम से 1930 आया था, 1978 में सबसे पहले 18 और 21 आयु तय की गई थी, जो आज भी जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 है उसके अंदर लागू है। और ये अधिनियम भी 2006 में उस एक्ट से ले जाकर के आगे जोड़ दिया गया था। तो ये शर्तें हैं। 5वीं शर्त ये है, नातेदारी में विवाह नहीं होगा। नातेदारी में विवाह नहीं होगा, यानी इस प्रकार का रिश्ता जहां विवाह करना संभव नहीं हो। तो ये चीजें भी इस एक्ट के अंदर पूरी की पूरी बता रखी है। ये चीजें भी समझने लायक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इनको भी देखना होगा आपको। अब इसके अंदर ये बात कही गई है, हिंदू पुरुष पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर ले तो 7 वर्ष की सजा, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और प्लस जुर्माना भी है। ये चीज वेरी मोस्ट है, इनको ध्यान में रखना है। पूर्ण प्रतिबंध किया गया है कि इस प्रकार से पुरुष नहीं कर सकता है। तो इस अधिनियम से संबंधित बातें सुने। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 के अंदर आया, ये चीज ध्यान में रखनी है। लागू कब हुआ? 18 मई 1955 को ये लागू हुआ। इसके अंदर धाराएं कितनी हैं? 30 धाराएं हैं। 2 आत्माओं का पवित्र बंधन विवाह माना जाता है। शर्तें, विवाहित जोड़े के पहले से कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। सपिंड विवाह नहीं होगा। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने होंगे। आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष की मानी गई है। नातेदारी के अंदर विवाह नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट वेरी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। हिंदू पुरुष पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ले तो, यदि कोई हिंदू पुरुष पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी शादी कर ले, ये पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। यदि ऐसा कोई करता है तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये कौन सा एक्ट है? आपके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। आगे देखिए नेक्स्ट यदि अपने इसके अंदर पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। याद रखना, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इस अधिनियम को भी सन याद रखना, हिंदू उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी क्या, जो उत्तराधिकारी है किसको माना जाता है अपने यहां पर? बेटा और बेटी दोनों को माना गया इस एक्ट के तहत। पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों की बराबरी हिस्सेदारी है इस अधिनियम के तहत। ये तो पुत्रियां समझदार है, अपनी बहनें समझदार है, जो अपने हिस्से की संपत्ति वो भाई के नाम के छोड़ के चली जाती है। फिर अपने वाले बोल देते हैं हमने मोह मेरा किया है, हमने वो किया है, इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। जितनी बार आती है हम ओढ़नी उड़ा देते हैं। वो ओढ़नी से 200 रुपये से वो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 ये तय करता है कि पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों की बराबरी का हक माना जाएगा। ये इस एक्ट के तहत दिया गया है। तो इसमें सीधा लिखा गया है माता पिता की संपत्ति में महिलाओं का बराबर अधिकार है। महिलाओं का बराबर अधिकार है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात लड़की का हिस्सा भी पिता की संपत्ति में है, पिता की संपत्ति में है। अब ये देख लो आप कितनी मोस्ट बात है। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब आया? 1956 में आया। ये पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी बराबर क्या होगा? अधिकार होगा, ये एक्ट कहता है। अर्थात लड़की का हिस्सा भी पिता की संपत्ति में माना जाता है, बराबर माना जाता है। तो आज इस क्लास के अंदर जो अपन ने एक्टों की बात की है वो 2 एक्ट के बारे में विशेष करके, एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, कारखाना अधिनियम और खान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन एक्टों के बारे में बातचीत की। महिलाओं की पृष्ठभूमि एक पेज के ऊपर मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर चीज़ें करवा दूँ कि किस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में अपन ने यहाँ पर देखा है। देखिए आज की क्लास के अंदर अपन ने पहला पॉइंट जो पढ़ा वो पढ़ा महिलाओं की पृष्ठभूमि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़ा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948। केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है,
थर्ड चीज अपन ने पढ़ी वो पढ़ा है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम, और कारखाना अधिनियम की बातचीत करें तो कब आया? 1948 में आया, ये अधिनियम पढ़ा। इस अधिनियम के बाद में जो अपन ने पढ़ा वो अधिनियम पढ़ा खान अधिनियम, और खान अधिनियम की बातचीत करें तो खान अधिनियम आया 1952 में। 1952 में खान अधिनियम के बाद में बातचीत करें तो हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ा, हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ा, हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में आया। और उसके जस्ट बाद में पढ़ा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम, और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की बात करें 1956 में आया। कब आया? 1956 में। इन एक्टों के बारे में आज अपन ने पढ़ा। पृष्ठभूमि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी उत्तर मौर्य काल से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहता है कि महिला और पुरुष की मजदूरी में भेदभाव ना हो। कारखाना और खान अधिनियम कहता है कि शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं को कारखाना और खानों में कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वाला जो है ये बात करता है कि हिंदू विवाह के लिए लड़के और लड़की की आयु 21 और 18 साल की होनी चाहिए। और ये बात करता है अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने जरूरी है। लड़के या लड़की में से किसी के भी एक पहले से कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए विवाह के टाइम। यदि हिंदू पुरुष के द्वारा कोई पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह कर लेता है दूसरा तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। सपिंड यानी सेम गोत्र के अंदर, एक ही गोत्र के अंदर विवाह नहीं होगा। नातेदारी में जैसे ननियाल में जो पिताजी के ननियाल वाले उनमें ये शादी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रावधान किया गया है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 कहता है कि माता पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी की बराबरी हिस्सेदारी होगी, बराबर भागीदारी होगी। ये अधिनियम बाधित करते हैं। और ये सब बातें क्यों लागू की गई कि ताकि महिलाओं में और पुरुषों में जो भेदभाव है उनको समाप्त किया जाए, लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाया जाए ताकि दोनों बराबर भागीदारी महसूस करें। तब जाकर के ये चीजें प्रारंभ की गई। तो इस आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। कल फिर नए अधिनियम के साथ अपन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।